हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैतन्य भारती इंटीग्रेटेड एकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर गवर्नमेंट बजट, जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का 5th चैप्टर है। सो लेट्स डिस्कस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज an annual statement of the estimated receipts and expenditure of the government over the fiscal year is known as। अब गवर्नमेंट बजट क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है? ये एक एनुअल स्टेटमेंट होता है जहां गवर्नमेंट का रिसीट्स मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखा होता है। एस्टिमेटेड, इट्स नॉट एक्चुअल। ओके, मेक श्योर कि ये एक्चुअल नहीं है, ये एस्टिमेटेड माना गया है। ओके, ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर क्या होता है? फ्रॉम 1st of April to the 31st March of the next year. So this is called fiscal year. So obviously इसका ऑप्शन जो फर्स्ट क्वेश्चन है, an annual statement of the estimated receipts and expenditure of the government over the fiscal year is known as A, option A, that is called budget. Central budget भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये हमारा जो बजट है वो कौन रिलीज करता है? गवर्नमेंट with the help of the RBI. So that's why it is called central budget. Now next question, which of the following is an example of direct tax? Now what is direct tax? Direct tax is that tax where impact and incidence of the tax are on the same person. यानी कि टैक्स भी आप पे ही लगा है और आप ही को देना है। That is called direct tax, like wealth tax, income tax and all. Now एक और टैक्स होता है जिसका नाम है indirect tax। यहाँ वहाँ क्या होता है? इम्पैक्ट और इंसिडेंस डिफरेंट पर्सन्स पे होता है। इसका मतलब अगर आपके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगा है तो आप शिफ्ट कर सकते हो उस टैक्स का बर्डन टू द कंज्यूमर्स। वी विल कम टू दैट लेटर ऑन। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी नॉट ए, बिकॉज वैट is an indirect tax and it is imposed by the state government on the production. Entertainment tax भी नहीं होगा। This is also an example of indirect tax. Entertainment tax means जब हम फिल्म देखने जाते हैं या थिएटर्स में जाते हैं तो हमसे entertainment tax चार्ज किया जाता है। नाउ दी एक्साइज ड्यूटी जो इम्पोज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू द्वारा, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वेल्थ टैक्स, जो कि एग्जाम्पल है किसका? डायरेक्ट टैक्स का। सो द थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स बाय वे ऑफ रेवेन्यू इट इनक्योर्स। अब यहाँ बोला गया है कि गवर्नमेंट इनकम कम अर्न कर रहा है और खर्चा ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट का इनकम हो रहा है 10,000, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इट्स एन एग्जाम्पल, गवर्नमेंट का सपोज इनकम अर्न हो रहा है 10,000 करोड़, बट गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है 15,000 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ? वो गवर्नमेंट किस में है? लॉस में है। तो उस सिचुएशन को हम बजट डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, बजट सरप्लस एक डिफरेंट सिचुएशन है। बजट सरप्लस कब होता है? व्हेन गवर्नमेंट अर्न्स मोर देन इट स्पेंड्स। ओके, गवर्नमेंट जब इनकम ज्यादा अर्न करता है और खर्चा कम करता है। सो दैट इज कॉल्ड बजट डेफिसिट, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स बाय द वे ऑफ रेवेन्यू, सो दैट द गवर्नमेंट incurs budget deficit. So I hope it's clear till now. Let's come to the next question, that is question number 4. What is the period of a fiscal year? So the correct option of this question will be option A, that is 1st of April to the 31st March of the next year. This is the correct option. Now question number 5. The fiscal deficit is the difference between the government's total expenditure and its total receipts excluding. फिस्कल डेफिसिट को हम जानते हैं कि हम फिस्कल डेफिसिट को क्या बोल सकते हैं? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। ठीक है, तो बोरोइंग भी बोल सकते हैं हम फिस्कल डेफिसिट को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फिस्कल डेफिसिट इज इटसेल्फ कॉल्ड बोरोइंग। तो फिस्कल डेफिसिट को बोला गया है गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स का जो डिफरेंस होता है वो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग को क्यों एक्सक्लूड किया गया है? क्योंकि बोरोइंग तो रिसीट्स में ही इंक्लूड है। Okay, and fiscal deficit is itself called borrowing. So the correct option for question number 5 will be D, option D. Okay, now come to question number 6. The amount collected by the government as taxes and duties
is known as, जो अमाउंट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड डिफरेंट ड्यूटीज, फाइन्स एंड ऑल, सो उसको क्या बोला जाता है, जो गवर्नमेंट कलेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ taxes and duties. So the correct option for this question will be option B, that is tax revenue receipts. Okay, we have two types of receipts, capital receipts and revenue receipts. Now under revenue receipts we have, that means under revenue receipts, देखो total receipts में दो आते हैं, capital receipts and revenue receipts, and under this revenue receipts we have number 1 tax revenue receipts, okay, I am writing in short, and number 2 is non-tax revenue receipts. So here the correct option for the question, that is the amount collected by the government as taxes and duties, जो टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट अर्न करता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स. सो आई होप इट्स क्लियर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 7. Borrowing in the government budget is, अब मैंने अभी बोला कि जो गवर्नमेंट बजट में बोरोइंग है is, वो क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट नो, देन लेट्स सी प्राइमरी डेफिसिट नो, इट इज नॉट प्राइमरी डेफिसिट, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस बोरोइंग. So deficit in taxes no, so the correct option is option number B, that is fiscal deficit. Fiscal deficit is itself called borrowing. जब गवर्नमेंट का बोरोइंग बहुत ज्यादा हो जाता है, गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट में आ जाता है. ओके, सो फिस्कल डेफिसिट को हम बोरोइंग भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी डेफिसिट इन ए गवर्नमेंट बजट विल बी 0. हाँ, अब बोला गया है, क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, PD, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट. क्या है इसका फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट, FD मैंने लिखा, फिस्कल डेफिसिट माइनस IP. IP मीन्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस बोरोइंग. सो बोला गया है कि प्राइमरी डेफिसिट 0 कब होगा, व्हेन रेवेन्यू डेफिसिट इज 0, नो, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स आर 0, नो, देन फिस्कल डेफिसिट इज 0, या फिर फिस्कल डेफिसिट 0 होगा तब होगा, या फिर फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट. यानी कि आपका बोरोइंग रिक्वायरमेंट है सपोज 100 करोड़ और आपका प्रीवियस ईयर का बोरोइंग का इंटरेस्ट पेमेंट भी है 100 करोड़. इसका मतलब क्या हुआ, फिस्कल डेफिसिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट, एंड इन दैट केस योर प्राइमरी डेफिसिट विल बी 0. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8 is D, fiscal deficit is equal to interest payment. Now question number 9. Which one of the following is a combination of direct tax? अब बोला गया है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है डायरेक्ट टैक्सेस का. दैट मीन्स एग्जांपल बोल सकते हो आप, एक्साइज ड्यूटी एंड वेल्थ टैक्स. अब एक्साइज ड्यूटी तो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, ये तो डायरेक्ट टैक्स हुआ, तो ये दोनों अलग हो गया. देन सर्विस टैक्स, ये भी इनडायरेक्ट है, इनकम टैक्स डायरेक्ट है, ये इसका भी ये भी एक कॉम्बिनेशन नहीं है डायरेक्ट टैक्स का, दोनों होना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स. नेक्स्ट ऑप्शन इज इन एक्साइज ड्यूटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स आर द एग्जाम्पल और द combination of direct taxes. So I hope till now it's clear, all the questions are clear. Come to the next question, that is question number 10. Which of the following statements is true? इनमें से कौन सा statement ऐसा है जो true है? Okay. First option is government borrowing from the World Bank is a revenue receipt. No, revenue receipt नहीं है. This is a capital receipt. Okay, government borrowing from the World Bank is the capital receipts. Next, option number B, higher fiscal deficit is the result of higher revenue deficit. No, this is also not correct. Then option C, the loans taken by the government represent a situation of fiscal deficit. Then option D, the excess of capital receipts over the revenue receipts is called excess of capital receipts over the revenue receipts is called revenue deficit. So here the correct option is C, that is जो loan government लेता है, okay, represents a situation of fiscal deficit. जो loan government लेता है, loan लेना मतलब borrowing करना,
जितना बोरोइंग करेंगे उतना ही हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा. So it's a situation of fiscal deficit. So here the correct statement is option C. Okay, I hope it's clear till now. Then question number 11. If government borrowing is equal to 800 crores and interest payment is equal to 155 crores, then find fiscal deficit and primary deficit. Okay, so just now I told you that fiscal deficit is nothing but the borrowing of the government. So here the जो आपका fiscal deficit है उसका value automatically निकल गया. So fiscal deficit, that is FD, will be your 800 crores. Now we have to find out primary deficit. Primary deficit, PD, primary deficit is equal to FD minus interest payment. So interest payment यहाँ कितना दिया है? FD हमें मिल गया 800 crores. Now interest payment कितना दिया है? 155. So automatically answer कितना आया? 645. So the correct option for this question is option D. Okay, so fiscal deficit कितना आएगा? 800 crores and primary deficit will be your 645 crores. So let's move to the next question. Which of the following is included in fiscal policy? इनमें से कौन सा है जो fiscal policy में include होगा? See, fiscal is related to the government and monetary policy is related to the RBI. So here the options are public expenditure, tax, public debt and the all of these. So answer will be D, all of this. क्योंकि fiscal जो कि government से related है, policy by the government. So here public expenditure भी government से related है, public debt भी government से related है, tax भी government से related है. So the correct option will be option D. Okay. Now question number 13. Budget speech in Lok Sabha is given by. अब budget का जो speech होता है वो कौन देगा? कौन देगा? Of course the finance minister of India. So currently the finance minister of India is Nirmala Sitharaman. So I hope you all know that. So question number 14. Professional tax is imposed by. Professional tax मतलब जो profession में लगता है, professional tax कौन impose करता है? So यहाँ options given है central government, state government, municipal corporation, gram panchayat. So here the correct option will be option B. State government जो है वो impose करता है professional tax को. Okay. Now let's come to question number 15. In situation of inflation, जब inflation होता है, inflation क्या है? Inflation एक ऐसा situation है जहाँ price बहुत ज़्यादा increase होने लगता है. Okay? So inflation means when there is rise in the general price level. Now जब inflation का situation होता है, गवर्नमेंट प्रिपेयर्स, गवर्नमेंट क्या कौन सा बजट प्रिपेयर करता है? सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट या कोई और बजट? तो कौन सा बजट करता है? ऑप्शन ए, दैट इज सरप्लस बजट. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सरप्लस बजट. सरप्लस बजट का मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइस राइज हो रहा है. नाउ प्राइस राइज क्यों होता है? क्योंकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है. ओके, Why money supply is more? Because people are demanding more. People are demanding more because they have more money in their pockets. Okay, so they demand more. Automatically क्या होता है? Inflation होता है, price rise होता है. So इससे poor section, जो भी poor people होते हैं, जो poverty में है, ठीक है, below the poverty line है, उनको ज़्यादा मुश्किल होता है, problem face करना पड़ता है. सो इन दैट केस गवर्नमेंट क्या करेगा? जो टोटल मनी सप्लाई है इकोनॉमी में उसको कम करने की कोशिश करेगा. ठीक है. सो आरबीआई विल यूज देयर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी सो दैट जो इन्फ्लेशन का सिचुएशन है वो स्टेबल हो जाए. सो इन दैट केस गवर्नमेंट विल अडॉप्ट सरप्लस बजट. सरप्लस बजट में क्या होता है? गवर्नमेंट का जो रिसीट्स होता है वो ज्यादा होता है. सो गवर्नमेंट्स रिसीट्स आर मोर देन गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट ज्यादा इनकम अर्न करेगा. कैसे अर्न करेगा? बाय increasing taxes and different ways. There are different ways by with the help of RBI. There are different ways by which government will the government will earn more income and spend less amount of money so that inflation का जो situation है वो control हो सके. So I hope this is clear. Next question, question number
now there will be four assertion and reason based questions. So let's discuss this. So options are, I think you know, both assertion, first option will be both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion A. Then both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion. Then assertion is true but reason is false. Then assertion is false but reason is true. So these are our options and our question will be, so assertion क्या दिया है? The government has allocated extra money in budget 2021 to provide safe drinking water facilities and sanitation to the people. यहाँ बोला गया है कि गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा पैसा एलोकेट किया है बजट 2020-21 में, क्यों? टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन टू द पीपल. लोगों को साफ पानी और सैनिटेशन का फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करने के लिए एक्स्ट्रा मनी एलोकेट किया गया है. नाउ रीजन में क्या दिया गया है? द गवर्नमेंट डज इट बिकॉज सैनिटेशन एंड प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर आर पब्लिक गुड्स. सो ये बोला गया है कि गवर्नमेंट ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि सैनिटेशन और प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर इज द आर द पब्लिक गुड्स. ठीक है, पब्लिक गुड्स माना गया है इनको. सो आपको बताना है वेदर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन और बी और सी और डी. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन A. I will write here because assertion is also true, reason is also true and reason is the correct explanation of assertion A. Government ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि safe drinking water provide करना और sanitation facility provide करना लोगों का हक है because ये public good है. Okay? So now let's come to the next question. Question number 17. The impact and incidence of indirect tax lie on different persons. बोला गया है कि जो indirect tax है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया indirect tax कैसा टैक्स है जहां टैक्स आप शिफ्ट कर सकते हैं किसी और पे. ओके, so impact and incidence of the indirect tax lie on the different persons. So assertion is absolutely correct. Okay, now reason में क्या दिया है? इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी अवॉइडेड. इनडायरेक्ट टैक्स हम अवॉइड कर सकते हैं बाय नॉट एंटरिंग इनटू दोस ट्रांजैक्शन. हम ऐसे ट्रांजैक्शन में एंटर ही ना करें, ठीक है, जहां इनडायरेक्ट टैक्स लगता हो. विच कॉल फॉर सच टैक्सेस. जहां इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता हो वहां हम वैसा ट्रांजैक्शन ही ना करें. रीजन में वो बताया गया है. सो according to you, what will be the correct option? Option A, option B, option C or option D? So here see, ए भी करेक्ट है, बी भी, रीजन भी करेक्ट है. ठीक है, लेकिन रीजन में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है जिससे हम बोल सके कि ये करेक्ट रीजन है असर्शन का. ठीक है, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स है बट दीज आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी क्या था कि assertion and reason are both are true but reason is not the correct explanation of assertion. Now let's come to the next question. कि एक्सपेंडिचर ऑन उज्ज्वला योजना लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, जो उज्ज्वला योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये एक कैसा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जो उज्ज्वला योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. रीजन क्या बताया गया है? इट इज द एक्सपेंडिचर दैट नाइदर क्रिएटेड एसेट्स. ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसने ना ही कुछ एसेट्स बनाया, assets means property of the government, nor reduces liabilities of the government, और ना ही गवर्नमेंट का कोई liability means a responsibility to pay back, ना ही गवर्नमेंट का कोई liabilities था तो उसको reduce किया. ठीक है, ना ही creation किया कोई assets का और ना ही liabilities को reduce किया. कौन सा expenditure बोला गया है कि revenue expenditure का ये definition दिया गया है. So here the correct option you can see expenditure जो गवर्नमेंट करता है उज्ज्वला योजना में, इससे क्या होता है? गवर्नमेंट को कुछ प्रॉफिट नहीं होगा. ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. एंड यस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट. बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएटेड एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट और ना ही इसने कोई लाइबिलिटी को रिड्यूस किया है गवर्नमेंट का. ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 19.
The government budget is the statement showing actual receipts and expenditure of the government in the coming financial year. Okay, so see, यहाँ actual बोला गया है, बट गवर्नमेंट बजट मैंने आपको समझाया है. गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट एस्टिमेटेड होता है, ना ही ये एक्चुअल होता है. दिस इज एस्टिमेटेड. Clear? So this statement is absolutely false. Okay, so question number 19 का जो assertion है वो गलत दिया गया है. Now let's come to the reason. The government budget is presented by the finance minister. Of course this statement is true. So here the correct option will be option D. Option D क्या बोलता है? Option D बोलता है assertion is false but reason is true. Now let's come to the last question. लास्ट क्वेश्चन क्या है? गवर्नमेंट शुड रिड्यूस सब्सिडी. गवर्नमेंट को रिड्यूस करना चाहिए सब्सिडी. क्यों? ताकि वो रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक कर पाए. नाउ व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, रेवेन्यू रिसीट्स से गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रहा है, जिससे ना ही गवर्नमेंट का एसेट्स क्रिएट हो रहा है, ना ही रिड्यूस हो रहा है गवर्नमेंट का लायबिलिटी. ठीक है, और रिसीट्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है. दैट मीन्स एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है गवर्नमेंट का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देन रेवेन्यू रिसीट्स. सो यहां क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट शुड रिड्यूस सब्सिडी. गवर्नमेंट को सब्सिडी रिड्यूस करना चाहिए. ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि गवर्नमेंट जब सब्सिडी रिड्यूस करेगा तभी तो गवर्नमेंट ज्यादा थोड़ा अर्न कर पाएगा ना, ज्यादा अर्न कर पाएगा, थोड़ा ज्यादा अर्न कर पाएगा. नाउ रीजन क्या गिवन है? प्रोवाइडिंग सब्सिडीज ऑन एन एलपीजी सिलेंडर इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. यस, एब्सोल्युटली ट्रू. तो जो सब्सिडीज प्रोवाइड किया जाता है एलपीजी सिलेंडर्स में, वो किसका पार्ट है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो द ऑप्शन विल बी A. Okay, where assertion and reason both are correct, and reason is the correct explanation of assertion. That was all about the government budget. So I hope you liked the session. Thank you for watching.